हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर आपके यूट्यूब चैनल पे, बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर आपका जो सब्जेक्ट है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, तो उसमें जो हम ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ रहे थे और एक एक टॉपिक करके हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे थे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस में जो सिंचाई प्रणालियाँ का उपयोग किया जाता है, जो सिंचाई प्रणालियों को यूज़ में लिया जाता है, वो कौन कौन सी प्रणाली है और उनको यूज़ में कैसे लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रीन हाउस के अंदर सिंचाई प्रणाली होती है कौन कौन सी सिंचाइयाँ जो है उपयोग में ली जाती हैं, प्रयुक्त होती हैं। तो ग्रीन हाउस में जो है अच्छा फसल उत्पादन के लिए जो है क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके की सिंचाई प्रणाली जो है, जो सही सिंचाई प्रणाली होती है उसका चुनाव करते हैं और उसके माध्यम से हम जो है अपने जो पौधे होते हैं उनकी सिंचाई करते हैं। तो ग्रीन हाउस में कुछ सिंचाई की प्रणालियाँ हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन हाउस में कई तरीके की सिंचाई प्रणालियाँ हैं, जैसे कि आप ड्रिप इरीगेशन की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें हम उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में ही बात करेंगे कि जो इरिगेशन का तरीका होता है आपके ग्रीन हाउस में, वो तरीके के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें, जिसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं या बूंद सिंचाई भी कहते हैं, बूंद सिंचाई कहते हैं। तो यह काम कैसे करती है? तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, ड्रिप इरिगेशन में सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है उसमें जो है सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है। हाँ, इसकी जो लागत होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी पतली सी पाइप होती है जो पौधों के जो है क्या कहते हैं, जैसे पौधे जहाँ लगे हुए हैं पौधों के पास में ये ऐसे पाइप डाली जाती है और उस पाइप में जो है छोटी छोटी छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से जब इस पाइप में पानी को प्रवाहित किया जाता है तो पानी जो है बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के पास गिरता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यह विधि में पानी जो है कम से कम यूज़ किया जाता है और उसके बाद बूंद बूंद करके धीरे धीरे पानी पौधों के जड़ क्षेत्र तक जो है धीरे धीरे पहुंचता है। तो यह तो एक तरीका हो गया जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों के पास जो है धीरे धीरे करके ये पहुंचता है। ठीक है, इसके फ़ायदे की बात करें कि जो ड्रिप इरिगेशन है इसके माध्यम से क्या फ़ायदे होते हैं, तो देखिए ड्रिप के इरिगेशन का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पानी की बचत। ठीक है, वाष्पीकरण और अपवाह दोनों को रोकने के लिए पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए इस विधि का जो है उपयोग किया जाता है। इसमें पानी की बचत होती है। दूसरा है पोषक तत्वों का कुशल वितरण। ठीक है, पानी में जो है हम क्या कहते हैं, पानी के माध्यम से उर्वरक या फिर जो पोषक तत्व होते हैं उसको हम पौधों तक पहुंचाना चाहें तो आसानी से पानी में उसका घोल बनाकर पानी में डालकर जो है उसको पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि जो अनावश्यक हमारा पानी या फिर जो उर्वरक या पोषक तत्व होता है वो अनावश्यक जो खर्च होता है वो सीधा पौधों के जड़ क्षेत्र को प्राप्त होता है। ठीक है, और इस माध्यम से यानी कि पानी के माध्यम से खाद को पौधों में देने की जो प्रक्रिया होती है उसे फर्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें, रोगों का कम जोखिम भी होता है। कैसे कम होता है रोगों का जोखिम? तो पत्तियों को सूखा रखने से फंगल और बैक्टीरियल रोग का खतरा कम होता है। देखिए कैसे होता है कि जब पानी कम होगा यानी कि पौधों के जड़ क्षेत्र के आसपास नमी जो है पर्याप्त होगी, बहुत ज़्यादा नमी नहीं होगी, जितना ज़रूरत होगा उतनी क्षेत्र में पानी का फैलाव होगा और कम से कम जो है पानी और नमी होगी। तो उससे क्या होगा कि जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियां सूखी रहती हैं। ठीक है, जब सूखा रखने से फंगल और बैक्टीरिया वाले जो रोग होते हैं उनका खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। समान पानी का वितरण, यह जो तरीका होता है इस तरीके से यह एक चीज़ और सुनिश्चित होता है कि जो पौधे होते हैं उनको जो है सही मात्रा में
नमी मिलती है, सही मात्रा में पानी मिल जाता है। अब बात करें इसके अनुपयोग की, तो यह जो है लगभग सभी गमलों वाली फसल और जो है फूलों या फिर पौधों के लिए उपयुक्त होता है। और ठंड के मौसम में विशेष रूप से यह उपयोगी होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस में उच्च आर्द्रता से ये बचाता है। क्या करता है, एक तो बड़ी चीज़ ये है कि यह जो तरीका होता है ये ग्रीन हाउस में उच्च आर्द्रता से बचाता है। ठीक है, क्या करता है, उच्च आर्द्रता से बचाता है। अब बात करें ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम की। ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, तो यह जो है जो ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, यह क्या होता है कि पूरे ग्रीन हाउस में क्या करता है, पानी का छिड़काव करता है। जो पूरा आपका ग्रीन हाउस यूनिट है उसका जो पूरा एरिया है उसमें क्या करता है, पानी का जो है छिड़काव करता है। अभी हम इसकी बात करें, इसके लाभ की बात करें, ठीक है, लाभ या फायदे की ओवरहेड स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है उसके लाभ की बात करें तो यह बड़े क्षेत्रों के लिए कवरेज, बड़े स्थानों या पौधों की पत्तियों को सामान्य रूप से पानी देने के लिए यह उपयुक्त होता है। बड़े यूनिट में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तापमान और आर्द्रता नियंत्रण। अब ये जो ओवरहेड सिस्टम है, प्रणाली है पानी देने का जो ये सिस्टम है, इससे क्या होता है कि गर्म मौसम में तापमान को कम करने और आर्द्रता बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि जो ये होता है सिस्टम इस तरीके से जो है आसानी से पानी को बिखेरा जाता है। ठीक है, नुकसान की बात करें तो इसमें थोड़ा पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है, क्योंकि वाष्पीकरण और पत्तियों पर पानी गिरने के कारण अधिक पानी बर्बाद हो सकता है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरियल या फंगल रोग होते हैं वो उनके भी लगने की जो है संभावना होती है, या तो नुकसान है इसका। और उसके बाद रोगों का जोखिम वही पत्तियों के गीला होने पर कुछ बीमारियों का खतरा जो है बढ़ जाता है। अनुपयोग की बात करें, यह स्थापित पौधा उन फसलों के लिए उपयुक्त होता है जो पत्तियों पर पानी के प्रति संवेदनशील नहीं होते। यानी कि ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम का उपयोग उन पौधों के लिए किया जाता है जिन पौधों की पत्तियों पर अगर पानी भी पड़े तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब अगला सिस्टम है मिस्टिंग सिस्टम। ये भी जो है ग्रीन हाउस में पौधों को पानी देने की, सिंचाई करने की जो प्रणाली है, इसको मिस्टिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मिस्टिंग सिस्टम होता है इसमें बारीक पानी की फुहार छोड़ी जाती है। क्या की जाती है, बहुत बारीक पानी की फुहार छोड़ी जाती है। बहुत ही क्या कह दो, फुहार एकदम छोटा होता है, जिससे आर्द्रता बढ़ती है और पौधों को धीरे धीरे पानी मिलता है। इसके फ़ायदे की बात की जाए तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो नाजुक पौधे होते हैं, अंकुरण वाले पौधे होते हैं या उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए यह जो है सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। और जो है वायु का संचरण अच्छा करता है और आर्द्रता भी जो है मेंटेन होती है। अब बात करें इसके अनुपयोग की, तो यह जो है इसका प्रयोग विशेष रूप से अंकुरण, कटिंग या उन पौधों के लिए उपयोगी है जिन्हें उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगला है सोकर होसेस। ये क्या होता है, तो ये झरझरे होस होते हैं, ठीक है, जिन्हें पौधों के पास जो है रखा जाता है और धीरे धीरे सीधे मिट्टी में पानी को छोड़ा जाता है। फायदे की बात की जाए तो इसमें सतही अपवाह या वाष्पीकरण के बिना जो है गहरी सिंचाई हो जाती है और सीधा जड़ क्षेत्रों तक पानी पहुंचता है। और यह उन फसलों के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है जिनको जो है नमी की आवश्यकता होती है। ऐसी फसलें जिनको नमी की आवश्यकता होती है। केसिका मैट की बात करें, कैपिलरी मैटिंग की बात की जाए तो यह सिस्टम जो है पौधे कोशिका क्रिया द्वारा नीचे से पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कूलिंग सिस्टम पैड की बात करी थी, ये केसिका मैट होती है जिसको ऐसे डाल दिया जाता है ज़मीन के ऊपर और इस पे पानी डाला जाता है। तो ये धीरे धीरे जो है जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं। मैट जो है पानी को संतृप्त किया जाता है, मैट को पानी मैट में जो है पानी डाला जाता है, भरा जाता है और पौधों के ऊपर जो है उसको रखा जाता है, यानी कि पौधों के जो गमले हैं, बर्तन जिसमें उगाया जा रहा है पौधा, उस पर। इसका भी फायदा होता है कि पानी की बचत होती है और पौधों को समान रूप से पानी मिलता है। ठीक है, और ये पॉटेड पौधों के लिए उपयोगी होता है, यानी कि नर्सरी में जो बर्तन में यानी पॉट में जो गमले में पौधे लगाए जाते हैं उनके लिए यह सबसे प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या है कि सब सरफेस। ठीक है, सब सरफेस फ्लो इरिगेशन है। तो यह जो है पानी की प्रक्रिया जानते ही हैं कि पानी को नीचे से जड़ क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है और अक्सर यह जो ट्रे या बेंच को कुछ समय के लिए पानी में भर कर और फिर उसको जो है पानी से निकाल देते हैं। इसके फायदे की बात की जाए तो पानी जो है कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग किया जाता है और फिर पुनः प्राप्त और फिर पुनः उपयोग पानी का किया जा सकता है।
पत्तियां भी सूखी रहती हैं, जिससे रोगों का खतरा कम होता है और समान पानी वितरण होता है। इसके नुकसान की बात की जाए तो नुकसान तो इसकी जो लागत होती है वो अधिक होती है और पैटिंग मिट्टी में जो है लवणीकरण की थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है और गमले और फूल वाली फसलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर की बात करें, इसका विशिष्ट अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन जो है ठंडे मौसम या फिर उन क्षेत्रों में के लिए है जहां पे पत्तियों को सूखा रखना महत्वपूर्ण होता है, जैसे टमाटर मिर्च का पौधा हो गया, और फर्टिगेशन के लिए भी उपयुक्त होता है। माइक्रो स्प्रिंकलर यह भी जो है गर्म मौसम में इसका उपयोग किया जाता है ताकि जो तापमान है उसको भी नियंत्रित किया जा सके ग्रीन हाउस के अंदर, और साथ ही साथ जो है उसकी आर्द्रता को बढ़ाया जा सके। वैसे ही सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन है, यह भी उन्हीं फसलों के लिए होता है जिन्हें लगातार मिट्टी में जो है मिट्टी की ज़रूरत होती है। अब बात करें हम पॉसिब सोलर ग्रीन हाउस की बात की जाए, निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस या सौर ऊर्जा की अधिकतम उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ऐसे जो ग्रीन हाउस होते हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और जिससे उनके लिए जो है अलग से गर्म रखने का जो हीटिंग की प्रक्रिया होती है उसकी आवश्यकता कम हो जाती है और ग्रीन हाउस में सिंचाई की आवश्यकता भी कुछ हद तक कम हो जाती, भिन्न हो जाती है। इसके माध्यम से जो है ये जो पैसिव सोलर ग्रीन हाउस होता है, निष्क्रिय सौर ग्रीन हाउस, इसमें जो है पानी का संरक्षण भी इसके माध्यम से किया जा सकता है आसानी से। और जो है निष्क्रिय सौर ग्रीन में अक्सर जो है ये पानी क्या कहते हैं कि अक्सर पानी के संरक्षण पर ध्यान दिया गया है ड्रिप इरिगेशन और कैस्कामेट जैसी प्रणालियों को तथा पानी का जो वाष्पीकरण है उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जा। बात करें मल्चिंग की तो मल्चिंग भी मिट्टी की नमी को बनाए रखने और पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। और बारिश का पानी संग्रह, छत से बारिश का पानी इकट्ठा करना और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करना, पानी को बिल को कम करना, ठीक है, जो उसका उपयोग है अत्यधिक उसको कम करना, और पौधों के लिए क्लोरीन मुक्त पानी प्रदान करने का एक तरीका होता है। थर्मल मास की बात करें, हमने पहले भी बात की थी कि ग्रीन हाउस में थर्मल मास दिन में गर्मी को अवशोषित करते हैं और रात में धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं, जिससे तापमान का उतार चढ़ाव कम होता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की पानी की आवश्यकता को भी प्रभावित करता है। गर्म हवा ग्रीन हाउस या फिर हीटिंग सिस्टम, हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम, ये जो गर्म हवा हीटिंग सिस्टम है ग्रीन हाउस का, ये बढ़ते तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन सिंचाई और आर्द्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या करते हैं, गर्म हवा ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम जो है, हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग ये सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, गर्म हवाओं को जो है ग्रीन हाउस के तापमान को मेंटेन करने के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो सिंचाई और आर्द्रता पर पड़ता है, कम आर्द्रता। जब गर्म हवा को छोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा कि उस यूनिट के अंदर का जो वातावरण होगा उसमें आर्द्रता जो है कम हो जाएगी, ठीक है, आर्द्रता कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो हवा होगी वो शुष्क हो जाएगी, ठीक है, भीतर की आर्द्रता को कम कर सकती है और इससे क्या होता है, पौधों से वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ता है और उसकी जो पानी की आवश्यकता है वह भी जो है बढ़ जाती है। और शीघ्र सूखना, जब गर्म हवा के कारण मिट्टी भी जल्दी जो है सूखती है और जिससे जो है सिंचाई की आवश्यकता बार बार बढ़ना शुरू हो जाती। रोग नियंत्रण, देखिए आर्द्रता कम होने से कुछ फंगल बैक्टीरिया जो रोग होते हैं उनको कम कर सकते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो तनावग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है, अधिक जो है इसका उपयोग करने पर, और जिससे अन्य कीट और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील भी हो जाता है। आर्द्रता प्रबंधन की बात करें तो गर्म हवा हीटिंग सिस्टम के साथ आर्द्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए मिस्टिंग सिस्टम या अन्य आर्द्रता नियंत्रण रणनीतियों को जो है समझना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए जब ऐसी स्थिति हो तो वहाँ पे मिस्टिंग सिस्टम का सिंचाई सिस्टम जो होता है उसका उपयोग करके आर्द्रता और तापमान को बनाए रखना चाहिए। ग्रीन हाउस क्या कहते हैं, ड्राइंग की बात करें तो ग्रीन हाउस का उपयोग जो है कृषि उत्पादकों को जो इसमें सुखाने के लिए किया जाता है, विशेषकर सौर ऊर्जा का उपयोग करके, तो सोलर ड्राइंग, तो यह सबसे किफ़ायती होता है और सरल भी होता है यह तरीका। ग्रीन हाउस में सौर ऊर्जा को अवशोषित करके गर्मी पैदा की जाती है और जो भी उत्पाद होते हैं उसको ग्रीन हाउस के अंदर ही रखकर
उसकी नमी को हटा सकते हैं। खुली धूप में सुखाना, तो सबसे सस्ता तरीका यह भी है, उत्पादों को खुली धूप में सुखा सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कभी कभी होता है कि जो नमी होती है वो अधिक निकल जाती है, तो इस पर क्या होता है, उसकी गुणवत्ता जो है वो भी खराब होती है। तो यह जो है मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है काफ़ी हद तक, प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट सोलर ड्राइंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सीधा धूप पड़ती है हमारे उत्पाद पे, फसल उत्पाद जो मिलता है वो सीधा अप्रत्यक्ष रूप में, तो हवा को सौर संग्रह में गर्म किया जाता है और फिर उस उत्पादों के ऊपर जो है उत्पादन जो हमें प्राप्त होता है उस पर छोड़ा जाता है। अब हम बात करें मिश्रित मोड सुखाने का, तो दोनों जो तरीका होता है इसका सिंचाई पर प्रभाव, जैसे ग्रीन हाउस को सुखाने के लिए सुखाने में जो है उपयोग करने पर सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है या फिर पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य नमी हटाना है, ना कि जोड़ना है। तो जो सुखाने की प्रक्रिया होती है वो किसी भी अतिरिक्त नमी को जो है ग्रीन हाउस से हटाने का ही वो होता है। और जो ग्रीन हाउस की सिंचाई प्रणालियाँ हैं, पौधों की आवश्यकताएं हैं और जलवायु परिस्थिति है, ये सब जो है ग्रीन हाउस की डिज़ाइन और उसके आधार पर चुनी जाती है। और साथ ही साथ पानी का जो उपयोग होता है उसको भी कुशलतापूर्वक जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों पे जो है, जब ग्रीन हाउस यूनिट लगा रहे हो आप, तो इन सब चीज़ों पे जो है एक प्रॉपर तरीके से अपना एक माइंडसेट बना के, रणनीति बना के इसका काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं देते हैं विराम, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।